नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। पिछले कुछ सालों में अगर कोई एक मामला बार बार खबरों में आया है तो वह है दिल्ली शराब नीति केस। कभी जांच को लेकर चर्चा हुई, कभी गिरफ्तारी को लेकर, कभी अदालत की सुनवाई को लेकर, और हर बार यह सवाल उठता रहा कि आखिर इस पूरे मामले का सच क्या है। धीरे धीरे यह मामला सिर्फ एक सरकारी फैसले का विवाद नहीं रहा, बल्कि राजनीति, कानून और जांच एजेंसियों की भूमिका पर राष्ट्रीय बहस बन गया। आज इस केस में एक बड़ा मोड़ आया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और बाकी आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा है कि आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त और ठोस सबूत पेश नहीं किए जा सके। फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए। उनकी आवाज में भावुकता थी। उन्होंने कहा कि सत्य की जीत हुई है। अब जरा इस पूरे मामले को शुरुआत से समझते हैं, क्योंकि अगर शुरुआत साफ नहीं होगी तो आज का फैसला भी आपको अधूरा लगेगा। इसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा। नवंबर 2021 दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति लागू करती है और इस नीति का मकसद बताया गया कि शराब बिक्री का पूरा ढांचा बदल दिया जाएगा। यानी कि सरकारी दुकानों की जगह निजी लाइसेंस दिए जाएंगे, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और सरकार की कमाई भी बढ़ेगी। उस समय कहा गया कि इससे पारदर्शिता आएगी और अवैध शराब पर रोक लगेगी। उस समय यह सुधार जैसा लगा। ऐसा लगा कि सरकार एक बड़ा सुधार कर रही है, एक प्रशासनिक बदलाव कर रही है। लेकिन कुछ ही महीनों में सवाल उठने लगे। आरोप लगाए गए कि लाइसेंस देने की प्रक्रिया में नियमों का पालन ठीक से नहीं हुआ। कुछ निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया, फीस में राहत दी गई और बदले में कथित तौर पर आर्थिक लाभ लिया गया। यहीं से कहानी का टोन बदल जाता है। अब यह सिर्फ नीति नहीं रही, अब यह आरोपों का मामला बन गया। जुलाई 2022 में उपराज्यपाल की सिफारिश पर सीबीआई जांच शुरू होती है, एफआईआर दर्ज होती है और बाद में ईडी भी इस जांच में शामिल हो जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से इस पूरे मामले को जोड़ा जाता है। अब जांच एजेंसियों का दावा था कि यह नीति इस तरह डिजाइन की गई जिससे कुछ कारोबारी समूहों को अनुचित लाभ मिला और बदले में कथित तौर पर करोड़ों रुपए का उन्हें किकबैक दिया गया। फोन रिकॉर्ड, गवाहों के बयान, वित्तीय लेन देन, इन सबका ईडी और सीबीआई ने हवाला दिया। लेकिन अदालत में सवाल सिर्फ एक होता है कि आरोप चाहे कितने भी बड़े हों, सबूत कितने मजबूत हों, ये मायने रखता है। आरोप मायने नहीं रखते हैं, मायने सबूत रखते हैं और जांच आगे बढ़ती है। फरवरी 2023 में मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होते हैं और उस समय यह कहा जाता है कि जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा था और सबूतों के आधार पर इनकी गिरफ्तारी जरूरी थी। फिर मार्च 2024 में अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप कल्पना करके देखिए, एक सिटिंग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी अपने आप में एक बड़ी राजनीतिक घटना है। अब जरा उस समय का माहौल याद कीजिए। एक तरफ आरोप, दूसरी तरफ राजनीतिक बयान और बीच में अदालत। जमानत की याचिकाएं लगती हैं, कुछ मंजूर होती हैं, कुछ खारिज होती हैं, तारीखें पड़ती हैं और हर तारीख के बाद एक नई बहस शुरू हो जाती है। 4 साल तक यह केस चलता रहा। चार्जशीट दाखिल हुई, हजारों पन्नों के दस्तावेज जमा हुए, गवाहों की सूची बनी, दलीलें दी गईं और आखिर में अदालत को यह तय करना था कि क्या इन आरोपों के आधार पर मुकदमा आगे बढ़ेगा या नहीं। लेकिन अब अदालत ने कहा है कि आरोपों और प्रस्तुत सबूतों के बीच वह स्पष्ट और सीधी कड़ी स्थापित नहीं हो पाई। यानी जो आपराधिक साजिश साबित करने के लिए जरूरी होते हैं वो सबूत नहीं मिले। यहां एक महत्वपूर्ण बात आपको समझनी होगी। किसी नीति में प्रक्रिया की कमी होना और किसी व्यक्ति पर आपराधिक साजिश साबित होना दोनों अलग अलग बातें हैं। अदालत को शक नहीं चाहिए कि आप किसी पर शक कर रहे हैं, उसे ठोस प्रमाण चाहिए, स्पष्ट संबंध चाहिए और अदालत का कहना है कि उस स्तर पर प्रमाण पेश नहीं किए गए। अब जरा ठहर कर सोचिए, 4 साल की जांच, कई गिरफ्तारियां, लंबी कानूनी प्रक्रिया और आखिर में अदालत का यह निष्कर्ष, इसका मतलब क्या है? क्या जांच में कहीं कड़ी कमजोर रही? क्या अदालत की कसौटी बहुत सख्त होती है या फिर आरोप और सबूतों के बीच दूरी ज्यादा थी?
अब एक और सवाल, क्या ये मामला यहीं खत्म हो गया या जांच एजेंसियां ऊपरी अदालत में जाएंगी? कानूनी प्रक्रिया में अपील का रास्ता आपको बता दें कि हमेशा खुला रहता है, यानी यह फैसला बड़ा जरूर है, लेकिन अंतिम है या नहीं यह अभी देखना बाकी है। लेकिन अब असली बात यहीं से शुरू होती है। अदालत ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि सबूत पर्याप्त नहीं है? तो देखिए, जब कोई मामला अदालत में जाता है तो अदालत यह नहीं देखती कि आरोप कितने बड़े हैं, वह यह देखती है कि जो आरोप लगाए गए हैं उन्हें साबित करने के लिए सीधा और साफ प्रमाण है या नहीं है। अगर कहा जा रहा है कि नीति को जानबूझकर इस तरह बनाया गया जिससे कुछ लोगों को फायदा हो, तो अदालत पूछती है वह दस्तावेज कहां हैं जो ये दिखाएं कि वो इरादा था? वह पैसा कहां गया, किसके खाते में गया, और क्या उसका सीधा संबंध उस व्यक्ति से जुड़ता है जिस पर ये आरोप लगाए गए? अब एक बात और समझिए, सरकार की कोई भी नीति एक व्यक्ति अकेले नहीं बनाता। फाइल चलती है, अधिकारी नोटिंग करते हैं, विभाग राय देता है और फिर मंजूरी मिलती है। ऐसे में किसी एक व्यक्ति की आपराधिक मंशा साबित करना आसान नहीं होता। जांच एजेंसियों का कहना था कि पैसा गया, फायदा हुआ, लेकिन अदालत ये देखती है कि क्या पैसा सीधे तौर पर आरोपियों से जुड़ा, क्या गवाहों के बयान एक दूसरे से मेल खाते हैं, और अदालत का कहना है कि वह स्पष्ट संबंध नहीं दिखाई दिया। अब यहां पर एक सवाल और उठता है, अगर मामला इतना गंभीर था तो जांच और मजबूत हो सकती थी, या फिर यह मामला शुरुआत से ही ज्यादा राजनीतिक था और कानूनी रूप से उतना मजबूत नहीं था? यह सवाल उठेंगे और उठने भी चाहिए। इसलिए यह कहना कि कहानी यहीं खत्म हो गई अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन यह जरूर है कि 4 साल से जो मामला चल रहा था उसमें अदालत ने एक साफ संदेश दिया है कि सिर्फ आरोप काफी नहीं है, अदालत में सबूत चाहिए। अब जरा आम आदमी के नजरिए से इस पूरे मामले को सोचिए कि उसने 4 साल तक यह खबर देखी होगी, गिरफ्तारियां देखी, बयान सुने और अब यह फैसला भी देखा। उसके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आखिर सच क्या था, और इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद हमें क्या समझना चाहिए। और शायद यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा असर है। यह हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र में अंतिम फैसला अदालत करती है, और अदालत आरोप नहीं, प्रमाण देखती है। नमस्कार।